नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको अपना बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे बेहतर बनाने के सारे तरीके बताते हैं। देश के बढ़ते कंज्यूमर मार्केट में अब पेमेंट चुटकियों का खेल है। क्रेडिट, डेबिट कार्ड के बाद मोबाइल वॉलेट, हर तरह की पेमेंट करने की सहूलियत हम सबको दे रहे हैं और यहां छोटे से इनोवेशन के साथ सामने आ रहे हैं नए पेमेंट सॉल्यूशंस। बैंगलोर के अंशुल राय और वरुण राठी ने अपने अनुभव से बिजनेस एक्सपेंस मैनेज करने के लिए शुरू की हैपे। देखते हैं इस वेंचर ने फाउंडर्स और कंज्यूमर्स को कितना हैप्पी रखा है। अरिजीत रॉय सेल्स में काम करते हैं। इन्हें अपनी कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा समय दफ्तर से बाहर और क्लाइंट के साथ मीटिंग में लगाना पड़ता है। अरिजीत की सबसे बड़ी समस्या थी अपने क्लाइंट मीटिंग पर खर्च किए पैसों को अकाउंट डिपार्टमेंट से रिइंबर्स कराना, लेकिन अब अरिजीत बड़ी बेफिक्री से क्लाइंट को ऐसे किसी कैफे में मिलते हैं और सारे बिल पेमेंट होते हैं इस स्पेशल पेमेंट कार्ड के जरिए। अरिजीत इस्तेमाल करते हैं हैपे, एक क्लाउड और मोबाइल बेस्ड ऑफिस एक्सपेंसेस मैनेजमेंट सोल्यूशन। हैपे एक प्रीपेड कार्ड है जो आसानी से कंपनियों के बिजनेस एक्सपेंस को प्रोसेस करता है। 2012 में अंशुल राय और वरुण राठी ने इस यूनिक पेमेंट सोल्यूशन की शुरुआत की। हैपे ट्रेडिशनल तरीके से हटकर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर के आधार पर पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम का बिजनेस B2B मॉडल पर चला रहा है। कंज्यूमर पेमेंट्स में अगर आप देखें तो बहुत इनोवेशन हुआ है लास्ट 10, 15, 20 इयर्स में, बट अगर आप कमर्शियल पेमेंट्स B2B पेमेंट साइड देखें तो ज्यादा इनोवेशन नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो व्हेन वी आर डूइंग द पीयर टू पीयर पेमेंट्स प्रोडक्ट, कपल ऑफ बिजनेसेस अप्रोच्ड अस कि हम आपका प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं क्या कुछ एडहॉक ट्रांजैक्शंस करने के लिए। एंड हमने फिर उन बिजनेसेस से बात करने की कोशिश की और पूछा कि ऐसा आपका करंट बैंक आपको क्या प्रोवाइड नहीं कर रहा जिसके कारण आप ऐसे प्लेटफॉर्म से यू आर लुकिंग फॉर सच प्लेटफॉर्म्स। एंड वी रियलाइज कि देयर इज अ बिग गैप देयर एंड देयर इज अ लॉट वी कैन डू, एंड दैट्स व्हेन वी एक्चुअली मूव्ड फ्रॉम आवर B2C प्रोडक्ट टू B2B। हैपे के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते ही ऑफिस एक्सपेंसेस के पूरे डिटेल एक क्लिक पर मिलते हैं। इससे खर्चों में पारदर्शिता बनी रहती है, ऑडिट रिपोर्ट बनाने में मदद होती है, साथ ही भविष्य में होने वाले खर्च का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। B2B के लिए फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कंपनी ने काफी ग्राउंड वर्क किया और प्रोडक्ट बनाकर 5 से 6 महीनों तक कई बिजनेसेस के साथ उसे आजमाया भी। Earlier it was more of their requirements or their pain points. Now they were using that product, and at that time they told us कि ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, या if you can add this also that will solve our requirement and that will actually solve the real pain point, right? So I think those 4 to 5 months were very, very crucial, and when we went through that phase, we were not hurrying up things. For example, we were not like कि हमको अभी स्केल करना है, अभी और बिजनेसेस को लेके आना है। I think at that time focus was कि हमको प्रोडक्ट को और ज्यादा रिफाइन करना है so that वो बिजनेसेस के लिए it solves a real pain point. इस प्रोडक्ट को मोबाइल के लिए खास बनाने पर फाउंडर्स का फोकस शुरुआत से ही था और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल लोग आसानी से कर पा रहे हैं। Especially in our case, when we are catering to a segment who's always on the road, right? If you look at our use case, a company which has a large field force, people on feet on street, they use our product. So, typical sales guy is usually never in office, right? He's always traveling, so that the mobile experience, that the complete mobile product has to be there, and it was always there. ये कार्ड पेमेंट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स जैसे सेल्स जॉब और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी एडवांस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग फैसिलिटी से एम्प्लॉयर या कंपनी के CFO को खर्चों पर रियल टाइम विजिबिलिटी मिलती है और कंपनी को हर कार्ड पर खर्च की लिमिट तय करने का अधिकार भी है। हैपे का इस्तेमाल आसान होने के चलते अब इस स्टार्टअप को दूसरे स्टार्टअप से भी बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं। ग्रोफर, पेपरटैप, टाइनी आउल जैसी हाइपर लोकल कंपनियां अब अपनी डिलीवरी टीम को खुले पैसे देने के बजाय हैपे के प्रीपेड कार्ड दे रही हैं।
people say it's a $2 billion market, but I would say the way we have built the card platform, it's very generic in nature, and market itself is telling us more and more use cases whenever we go out in the market, and so the potential of the market itself is very, very huge. हैप्पी ने अपने पेमेंट सोल्यूशन के लिए वीजा के साथ करार किया है, जिससे उनका प्रीपेड कार्ड हर जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन कर रही है, जो इस साल के अंत तक 10 करोड़ तक जाने की उम्मीद है और अगले साल तक रोजाना 150 से 200 करोड़ के ट्रांजैक्शन का टारगेट है। इस साल प्राइम वेंचर पार्टनर से 3 करोड़ के फंड्स हासिल करने के बाद आगे कंपनी वेंडर पेमेंट पोर्टल शुरू करने की तैयारी में लगी है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे जानेंगे ऑनलाइन क्लासिफाइड स्टार्टअप क्विकर की फटाफट आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। ई कॉमर्स ने हर सेगमेंट के लिए बिजनेस के नए दरवाजे खोले हैं। ऑनलाइन बाइंग के साथ साथ सेलिंग भी आम ग्राहकों के लिए मुमकिन हुई है क्विकर जैसे ऑनलाइन क्लासिफाइड स्टार्टअप्स के जरिए। 2007 में शुरू हुई क्विकर आज कार, बाइक, रियल एस्टेट, मोबाइल्स और जॉब्स जैसे कैटेगरीज में फ्री क्लासिफाइड पोस्ट पर बाइंग सेलिंग के ऑप्शंस ग्राहकों को दे रही है। क्विकर के एक्सपेंशन के लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी कंपनी के फोकस में, इसी पर मैंने विस्तार से बात की कंपनी के फाउंडर प्रणय चुलेत से। आपने जब अपना कारोबार लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, रिस्पांस ऑनलाइन क्लासिफाइड्स को लेकर तब बहुत ही हल्का था, बहुत ही मॉडेस्ट था। ओवर द इयर्स कितना आपने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखा है और तब आपने क्या एंटिसिपेट किया था कि इतना बड़ा बिजनेस होगा, 1000 करोड़ का बिजनेस होगा? आई थिंक अगर सवाल का जवाब सही दिया जाए तो नहीं, क्योंकि आई थिंक उस टाइम हमारा देश भी बहुत अलग था। इंटरनेट जो मार्केट है वो भी काफी छोटा था और क्विकर भी एक छोटी सी कंपनी थी। तो मुझको ये तो पता था कि हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ खास है और ये बड़ा बनेगा, बट कितना बड़ा बनेगा उसका अंदाजा शायद मुझे नहीं था। और अब जो बड़ा बना है उसमें हम उसका सारा क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो जिसे कहते हैं उचित नहीं होगा। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो इंडिया जैसे देश के लिए एक्चुअली बहुत एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो आम आदमी है उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी इंटरनेट पे जाके डायरेक्टली कुछ चीज खरीदना नहीं चाहते, कंफर्टेबल नहीं है, और वो बढ़ेंगे, धीरे धीरे खरीदेंगे। लेकिन जो क्विकर का शुरू से जो ब्रेड्थ है जो हमारे प्लेटफॉर्म की, उसमें कोई भी आके किसी भी चीज के लिए इसको यूज कर सकता है। लोग जॉब ढूंढते हैं, लोग घर ढूंढते हैं वगैरह, तो इसमें ये नहीं आप क्रेडिट कार्ड हो तभी यूज करेंगे। सो हमें पता था कि हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा होता जा रहा है। ऑनलाइन क्लासिफाइड्स को फिर किस तरह का आप कह सकते हैं, आपने ना उसका पूरा मॉडल बदला है। पहले इसको सिर्फ ऐसे देखा जाता था कि लोग अपना पुराना सामान आकर बेच रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स के लिए भी बड़ी लाइन लग रही है। तो कितना मार्केट आपने एक्चुअली ग्रो होते देखा है इन पिछले 6 सालों में, और यहाँ से आगे आप कितना इसे और एक्सप्लोड होता देखेंगे? मेरे ख्याल से जब से हमने कंपनी शुरू की है, हर साल दुगुनी से चौगुनी ग्रोथ हमने देखी है, और मुझे लगता है ये सिर्फ बढ़ेगी आगे, क्योंकि अभी तक फिर भी अगर आप देखें इंडिया के अंदर जो इंटरनेट को यूज करने वाले लोग थे वो पहले कंप्यूटर्स पे ज्यादा थे। अब हम सबको पता है कि मोबाइल पे भी बहुत सारे लोग यूज करने लगे हैं इंटरनेट, और वो जो ग्रोथ का सोर्स है वो तो अभी चालू हुआ है। तो अभी हम देखें तो हमारे कंट्री में करीब 20 करोड़ लोग हैं जो कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं टोटल। वो हम सबको पता है जो कि इस इंडस्ट्री में है कि ये 20 करोड़ का नंबर जो है वो 50-60 करोड़ बनेगा ही बनेगा। अब वो अगले 3 साल में बने या 5 साल में बने, बट उस पीरियड में कभी बनेगा। तो ये ग्रोथ तो अभी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये इसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। कभी फंडिंग एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, कभी थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। सॉफ्ट का मतलब हो गया कि थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहा, बट कोई सवाल नहीं है हमारे दिमाग में तो जो लोग इस इंडस्ट्री में है अभी, कि ये ग्रोथ
लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं अगले 3 से 5 साल हमारी इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म हो जाता है तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि इंडस्ट्री काफी गुना बढ़ी होगी आज से भी। अब क्योंकि आपने कहा वो मोबाइल का जमाना आ गया है, तो क्या कंपनी का फोकस अब सिर्फ ऐप ओनली रहेगा, सिर्फ आप मोबाइल कस्टमर्स को ही फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन, या फिर द सो कॉल्ड वेब कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचेंगे? क्विकर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम इंडिया के हर आदमी के लिए बनाए रखना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ उसको ऐप ओनली कर देंगे तो अभी मेरे ख्याल से काफी सारे लोग जो हैं जो क्विकर को आज यूज करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके फोन में सिर्फ 2 ही ऐप की जगह है। तो कभी क्विकर की ऐप वहां हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। तो हम अपने बिजनेस को दोनों तरह से देखते हैं, ऐप और ब्राउजर। और ब्राउजर के अंदर मोबाइल पे भी ब्राउजर होता है और कंप्यूटर्स पे भी होता है, तो हम सब पे फोकस रखेंगे। मोबाइल हमारा करीब 80% बिजनेस मोबाइल पे है, तो मोबाइल तो हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा ही, पर हम ऐप ओनली सिर्फ नहीं करेंगे। आपने इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात की थी। अब जिस तरह की रीसेंट इन्वेस्टमेंट आपके हाथ लगी है और ओवर द इयर्स हमने देखा यू नियरली एक्वायर्ड $350 million ऑफ इन्वेस्टिंग, उतने फंड्स आपकी कंपनी लगे हैं। टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनिकॉर्न क्लब वैल्यूएशन के तौर पर, इज दैट मोर एक्साइटिंग, या फिर जब आप वाकई में किसी को उतना बड़ा एग्जिट देंगे तब आपको लगेगा दैट यस यू आर पार्ट ऑफ अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर? आई थिंक ये यूनिकॉर्न शब्द काफी आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको कुछ भी कह सकते हैं हम उस चीज को, बट रियलिटी ये है कि कंपनी का एक माइलस्टोन है। कंपनी एक सर्टेन स्केल पे पहुंच गई है। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेट स्केल का जो माइलस्टोन होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी, और वो जब होगी तब हम सबसे ज्यादा खुश होंगे। हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ इंडस्ट्री है, तो इसमें अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, इसलिए भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली एक अच्छा माइलस्टोन है। आई थिंक हमारी टीम को भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अपने इंडिया के टॉप 4-5 कंपनीज में से एक है। लेकिन वैल्यूएशन सिर्फ एक तरीका है आपकी कंपनी के साइज को मेजर करने का, और भी कई तरीके होते हैं। कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितनी वैल्यू के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कितना बढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी फिर कब आएगी? क्योंकि अब तक मुझे याद है आपने एक बार मेंशन किया था कि अगर आप एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थोड़ा कम करें यू विल बी क्लोजर टू प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपने क्या मैप किया है कंपनी की? एडवर्टाइजिंग अगर हम कम कर देंगे तो हम आज प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, अगर बंद कर देंगे तो। पर हम करना नहीं चाहते वो, और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम ग्रोथ में इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी? तो जितना क्विकर आए उतना अच्छा है। लेकिन मेरा अंदाजा है करीब 1.5 से 2 साल में। और जिन एरियाज में आपने अब कारोबार अपना फैलाया है, ऑटोमोबाइल्स है आपके प्लेटफॉर्म पर, होम्स है जहां से आपकी काफी ज्यादा रेवेन्यू बढ़ रही है, इसको क्या और आप फैलाना चाहेंगे, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ज्यादा से ज्यादा एरियाज में क्विकर जब अपने सर्विसेज यूजर्स के लिए सामने लेकर आएगा? हमने एक्चुअली उसके लिए सही शब्द होगा, हमने अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको फैलाया नहीं, उसको डीप किया है। क्योंकि क्विकर पहले ही इन सब एरियाज में एक्टिव था। हमारे यहाँ पहले ही जॉब्स की लिस्टिंग्स थी, रियल एस्टेट की लिस्टिंग्स थी, बट मुझे ऐसा लगने लगा था 1.5 साल से कि कंज्यूमर्स को, लोगों को ये पता नहीं लगता है कि हम कितने बड़े हैं क्विकर होम्स में या क्विकर जॉब्स में, क्योंकि वो क्विकर को ज्यादा उस तरह से देख रहे थे कि आप खरीदे बेचे अपना सामान। तो कहीं पे वो जो हमारा एक्चुअल स्कोप था, जो हमारा एक्चुअल साइज था, वो लॉस्ट हो जा रहा था। और दूसरी चीज ये हो रही थी कि जो वर्टिकल्स हैं बाकी, वो लोग बार बार ये क्लेम कर रहे थे कि हम तो वर्टिकल हैं, हम अलग हैं, और हम छोटे हैं लेकिन हम स्पेशलिस्ट हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्ट्रैटेजी से हम उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कंज्यूमर्स को भी समझ में आ जाएगा क्विकर कितना बड़ा है होम्स में, जॉब्स में, सर्विसेज में, कार्स में, और वर्टिकल्स को भी दिखेगा कि हमारा सही साइज क्या है। तो इसको और डीपर करने की क्या रणनीति रहेगी? हाल फिलहाल ऑफ कोर्स काफी बातचीत हो रही है कि दैट यू आर आउट लुकिंग फॉर एक्विजिशंस। शायद आपके टाइगर आपका जो बड़ा निवेशक है, कॉमन फ्लो का भी एक कॉमन इन्वेस्टर है, वो आर यू ट्राइंग टू स्पीक टू देम? इज दिस अ वे आउट कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि कुछ एक्विजिशन करें? नहीं, ये डेफिनेटली एक तरीका है बिजनेस को बड़ा करने का, और उसमें हम इस चीज पे ज्यादा वो नहीं देते, वेट नहीं देते कि वो एक हमारे किसी और इन्वेस्टर ने कहीं और जगह इन्वेस्ट किया है या फिर किसी और इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है या किसी ने नहीं इन्वेस्ट किया है। जब तक बिजनेस अच्छा है, कारोबार अच्छा है, आई थिंक हम उसको डेफिनेटली देखेंगे।
उसमें ना तो कोई नेगेटिव है ना कोई पॉजिटिव है किसी और के शामिल होने से। सो हम देख रहे हैं, काफी सारी कंपनीज को देख रहे हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है हम ज्यादा न करें, क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा था, ये हमारे लिए नए एरियाज नहीं है। तो टिपिकली क्या होता है कि आपको अगर किसी नए एरिया में अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आप जाके किसी को ढूंढते हैं कि अच्छा उनके पास में उनका बिजनेस खरीद लिया जाए। हमारे पास में ऑलरेडी एरियाज हैं, तो अगर हमको जो कहते हैं अच्छे एसेट्स सही दाम पे मिल जाए तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हमारी गाड़ी ठीक चल रही है। क्या $160 मिलियन वो सही प्राइस है एसेट के लिए? उस पे तो इंग्लिश में एक कहावत है, मम इज द वर्ड, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई नहीं, पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर आप जो भी कंपनी फिर एक्वायर करेंगे उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? क्योंकि आपने कहा यू आर इन द मार्केट, आप ढूंढ रहे हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज, वो क्या क्लिक करेगा क्विकर के लिए? आई थिंक 2-3 चीजें हैं। एक तो उनका जो आज की तारीख में उनकी कंपनी हमारी कंपनी की स्पीड को बढ़ा सकती है। क्या हमारा नाम कोई करे तो हम चीजें जल्दी करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स जल्दी लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें इनोवेशंस जल्दी करना चाहते हैं। हर चीज हमारी कंपनी में इन जनरल स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है कंपनी की। तो अगर हमें लगता है किसी को एक्वायर करके हम जो करना चाहते हैं उसमें हम स्पीड गेन कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। दूसरा ये कि इनमें से कोई स्पेशलिस्ट कंपनीज हो सकती हैं जो कि बहुत उनके पास में कुछ इस तरह का टैलेंट है जो कि हम अपनी बाकी एरियाज में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास में ऑलरेडी मान लीजिए क्विकर कार्स है या क्विकर जॉब्स है, अगर हम किसी को एक्वायर करते हैं या क्विकर होम्स है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी सारी हमारे पास में उनके टैलेंट के लिए बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम उनको कहीं और तो टैलेंट एक और हमारे लिए सोर्स ऑफ वैल्यू हो सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आवाज एंटरप्रेन्योर ने आइडेंटिफाई किए बिजनेसेस की लंबी उड़ान देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। 2.5 साल पहले इसी शो में हमने फ्रेग्रेंस और फ्लेवर इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी मुंबई के एचएस केलकर ग्रुप की बिजनेस जर्नी आपके सामने रखी थी। कंपनी अब नई उड़ान भरने की तैयारी में है अपने पब्लिक इशू के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी पर डालिए एक नजर। एचएस केलकर ग्रुप, इस कंपनी का नाम शायद आम लोगों में इतना जाना पहचाना नहीं था। 2.5 साल पहले आवाज एंटरप्रेन्योर के दर्शकों के लिए हम केलकर ग्रुप ने किस तरह पारिवारिक कारोबार को आज की कंपटीशन से जूझने की तैयारी की, इसकी झलकियां दिखाई थी। अब फ्रेग्रेंस और फ्लेवर इंडस्ट्री का देश का ये सबसे बड़ा नाम अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। So we have about 170 crores debt in the company today, and we have a primary of 210 crores which will come into the company. So we will par down all the debt. We will be almost a zero debt company after the IPO. केदार के प्रोफेशनल एटीट्यूड का ही कमाल था कि दुनिया की मशहूर पीई फर्म ब्लैकस्टोन को भी कंपनी में वैल्यू नजर आई। सितंबर 2012 में ही ब्लैकस्टोन ने कंपनी में 243 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन करीब 750 करोड़ हुआ था। Blackstone holds 33%. After the issue, the promoter will hold more than 60%, I think 61%, and Blackstone will continue to hold 20%. The remaining will be offered to public. एचएस केलकर ग्रुप की नींव आज से करीब 90 साल पहले रखी गई थी और आज तीसरी पीढ़ी के केदार वजह पर ग्रुप को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। केदार खुद आईआईटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है और इन्हें अपने पारिवारिक बिजनेस की काफी अच्छी समझ भी है। आज एसएच केलकर एंड कंपनी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर इंडस्ट्री में देश की दिग्गज कंपनियों में एक है और केदार का इरादा है इसे दुनिया की टॉप 5 कंपनी में शामिल करने का। 20, 25, 30 साल में जब तक मैं कंपनी में काम करते रहूंगा, जब मैं रिटायरमेंट में मेरे अगले जनरेशन, अगला प्रोफेशनल जो देखते रहेंगे, उनको जब कंपनी को हिस्ट्री में देखूंगा, कि मैं समझता हूँ कि मेरी विजन यही रहेगी कि कंपनी आज इंडिया की टॉप ना होके वर्ल्ड में टॉप 5 में आज रैंकिंग में उसको हम कैसे लेके आ सकते हैं। करीब 3000 प्रोडक्ट तैयार करने वाले केलकर ग्रुप का दायरा मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर घरेलू छोटी कंपनियों तक है। तभी तो ग्रुप के देश विदेश में 2500 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं।
जिनमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, गोदरेज, डाबर और इमामी जैसी बड़ी कंपनियां भी है और कॉटेज इंडस्ट्री चलाने वाली छोटी कंपनियां भी। सालाना 15 से 16% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से कंपनी आगे बढ़ रही है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज और स्टार्टअप न्यूज के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।